हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की जो क्लास रहेगी 7 से 10 सितंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने 6 सितंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है और उम्मीद कर रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लिया होगा। आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन रहेगा। देखो इसमें क्या बोला गया है। सेबी हैज़ रिसेंटली सेटअप ए 22 member advisory committee to streamline the rules for listing obligations and disclosures. हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ दिस एडवाइजरी कमेटी। क्या कह रहा है क्वेश्चन। सेबी ने हाल ही में लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण के नियमों को कारगर बनाने के लिए 22 सदस्यीय, ये याद रखना, 22 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया हुआ है। इस सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामा सुब्रमण्यन गांधी। ठीक है, और कुछ भी नहीं पढ़ना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, सीधे सीधे ये 22 मेंबर्स की एडवाइजरी कमेटी है और ये कमेटी बनाई किस लिए गई है, टू स्ट्रीमलाइन द रूल्स फॉर लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर्स। ठीक है ना, तो ये जो 22 सदस्यीय कमेटी है इसका हेड कौन है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रामा सुब्रमण्यन गांधी। इतना ही हमको पढ़ना है। रामा सुब्रमण्यन गांधी जी के बारे में अगर थोड़ा सा और जाने हम लोग, तो ये कौन है, ये डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, पहले ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हुआ करते थे, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई ये हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which company has recently introduced India's first Android based cash recycling machine automated teller machine, यानी कि CRM ATM इन कोलेबोरेशन विद NPCI। क्या पूछा गया इसमें कि कौन सी कंपनी ने NPCI के सहयोग से भारत का पहला, क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इंडिया का पहला है, भारत का पहला एंड्रॉयड आधारित कैश रिसाइकलिंग मशीन ऑटोमेटेड टेलर मशीन लॉन्च किया हुआ है। मतलब कि पहला CRM ATM लॉन्च करने वाला, एंड्रॉयड बेस्ड पहला CRM ATM पेशकश करने वाला NPCI के सहयोग से कौन सी कंपनी है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हिटैची पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, हिटैची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिटैची पेमेंट सर्विसेज ने अभी हाल ही में NPCI के साथ मिलकर इंडिया का पहला एंड्रॉयड बेस्ड CRM ATM लॉन्च किया हुआ है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट वाले से ही उठाया हुआ है। ठीक है ना, जो अभी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था 2024 में, वहाँ पर ये चीज़ लॉन्चिंग की गई थी, तो वहीं से ही मैंने फ्रेम कर लिया था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। बाकी इसकी फंक्शनिंग वगैरह पे नहीं जाएंगे, CRM ATM की क्या फंक्शनिंग होती है, कैसे क्या वर्क करेगा, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो उधर अननेसेसरी उलझने की जरूरत नहीं। हालांकि PDF में अगर देना होगा तो थोड़ा बहुत मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू लॉन्च UPI TPAP यानी कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर सर्विस, इन ऑर्डर टू लॉन्च इट्स UPI थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर सर्विस फॉर इजियर डिजिटल पेमेंट्स, भारत पे हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या कह रहा है, आसान डिजिटल भुगतान के लिए अपनी UPI थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर सेवा शुरू करने के लिए भारत पे ने हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में साझेदारी की थी, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने और भारत पे ने अभी हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि जो भारत पे है वो अपना UPI TPAP यानी कि UPI थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर सर्विस जो है वो शुरू कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। इसके साथ साथ में कुछ एक डेवलपमेंट्स और हुए थे इसी टाइम पर, तो वो क्या हुए हैं वो भी जान लेते हैं। तो इसके साथ साथ इसने अपने BNPL यानी कि बाय नाउ पे लेटर, इसके साथ साथ इसने अपने BNPL ऐप जो है उसका नाम क्या है, पोस्ट पे। ठीक है ना, पोस्ट पे, तो इसको भी रिब्रांड कर दिया है, इसको भी रिब्रांड करके भारत पे कर दिया है। क्या कर दिया है, भारत पे कर दिया है, भारत पे ने। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, UPI TPAP की मदद से कस्टमर अपनी खुद की UPI ID भारत पे के ऐप पर क्रिएट कर सकेंगे और पेमेंट वगैरह कर सकेंगे, और डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एज पर दी latest data from the Ministry of Statistics and Program Implementation, which state has recently registered the highest growth in gross state domestic product। याद रखना, ये GDP की बात नहीं हो रही, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही, स्टेट वाइज।
100 लार्जेस्ट स्टेट इन 2024 फाइनेंशियल ईयर 24। क्या कह रहा है हिंदी में समझते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा और आसान करते हैं। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने वित्त वर्ष 2024 में 10 सबसे बड़े राज्यों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। ठीक है ना, जो 10 इंडिया के सबसे बड़े राज्य हैं उसमें से फाइनेंशियल ईयर 2024 में कौन से राज्य ने जो है सबसे ज़्यादा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीएसडीपी दर्ज की है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने। तेलंगाना किसका सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना भैया, तेलंगाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन ये मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा सा इसके बारे में और हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सपांड करते हैं, थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डाटा को और जानने का प्रयास करते हैं और टू द पॉइंट हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखो पहला पॉइंट ये कहेगा इसमें कि अब ये तो पता ही है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने ये डाटा अभी हाल ही में रिलीज किया हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो डाटा रिलीज किया हुआ है ये डाटा फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए रिलीज किया हुआ है। तो इस डाटा के हिसाब से वित्त वर्ष 2024 में रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीएसडीपी के हिसाब से रैंक किए गए, जीएसडीपी के हिसाब से रैंक किए गए 10 सबसे बड़े राज्यों में से फर्स्ट पर कौन सा है? तेलंगाना है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, ये बता दिया। सेकंड पर तमिलनाडु है और थर्ड पर राजस्थान है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। ये चीज़ आप लोग याद रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, कुछ और आसान करता हूँ, थोड़ा सा और डाटा देता हूँ। देखो वैसे तो तेलंगाना की अगर हम लोग बात करें तो तेलंगाना देश में इंडिया का मतलब जितने भी इंडिया में देश में राज्य हैं उसमें 9वां सबसे बड़ा राज्य है। तो तेलंगाना जो देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है उसने फाइनेंशियल ईयर 2024 में अपनी इकोनॉमी में 9.2% की दर से वृद्धि की हुई है और 9.2% की दर से वृद्धि करके ये 7.9 लाख करोड़ रुपए का 9 लाख करोड़ रुपए तक अपना रियल जीएसडीपी पहुंचा दिया है। ठीक है ना, अपना रियल जीएसडीपी पहुंचा दिया है। ठीक है ना, ये परसेंटेज याद करना जरूरी है बस। ठीक है ना, और ये जो 9.2 है ना, ये जो नेशनल जीडीपी ग्रोथ है वो 8.2 से भी ज़्यादा है। तो तेलंगाना ने बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ किया हुआ है। ठीक है, तो तेलंगाना जो है वो देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है जिसने फाइनेंशियल ईयर 2024 में रियल जीएसडीपी 9.2% की दर्ज की हुई है और ये अमाउंट में बात करेंगे तो ये 7.9 लाख करोड़ रुपये हो गया है। ठीक है ना, सेकेंड नंबर पर आता है तमिलनाडु। जो तमिलनाडु है वो तमिलनाडु जो है वो वैसे तो देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है ना, और इसने अपनी इकोनॉमी में अभी 8.2% की ग्रोथ की है। 8.2% की ग्रोथ के हिसाब से इसका जो पहुंचा हुआ है टोटल ये हुआ है 15.5 लाख करोड़ रुपए। ठीक है ना, ये इसका इकोनॉमी इसकी अर्थव्यवस्था बन गई है। जो इसका साइज़ है वो इतना हो गया है। ठीक है ना, ये परसेंटेज वैल्यू है, ये साइज वैल्यू है। ठीक है ना, इकोनॉमी की। जबकि देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान ने अपना जो है वो 8% इंक्रीज किया हुआ है। राजस्थान ने अपना जो इकोनॉमी है उसको 8% इंक्रीज किया हुआ है। ठीक है ना, तो ये सबके परसेंटेज याद कर लेना। राजस्थान का 8%, तमिलनाडु का 8.2%, तेलंगाना का 9.2%। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ये चीज़ जान लेना। और ये बात हुई है फाइनेंशियल ईयर 2024 की, वित्त वर्ष 2024 में देश के सबसे 10 बड़े राज्यों के बारे में। अब ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, देखो तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, इन राज्यों ने भले ही जीएसडीपी ग्रोथ में टॉप किया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे ये लोग रहे हैं, और ये जो भी रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से रहे हैं। ठीक है ना, इनकी परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा है, इस वजह से ये मतलब रहे हैं वित्त वर्ष 2024 में। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024 में महाराष्ट्र जो था वो इंडिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी रही है। कितनी रही है? 24.1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है ना, समझना इस बात को। ये परसेंटेज बढ़ना अलग चीज़ हो जाती है और ये वैल्यू बढ़ना अलग चीज़ हो जाती है। तो महाराष्ट्र की वैल्यू देखो 24.1 लाख करोड़ रुपीज़ है, लेकिन ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ कंपैरिजन में पिछले साल के। तो परसेंटेज वैल्यू इसीलिए इसकी कम है, ये पीछे रह गया। लेकिन अगर ओवरऑल हम लोग बात करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में महाराष्ट्र इंडिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी रही है 24.1 लाख करोड़ रुपीज़ के रियल जीएसडीपी के साथ में। ठीक है ना, तो ये इससे संबंधित कुछ एक डाटा था जो बहुत ज़्यादा जरूरी लगा मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बता दिया। कुछ एक डाटा थोड़ा बहुत और है, वो पीडीएफ में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना। मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं जो ज़्यादा जरूरी था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
Which country was recently approved to join BRICS New Development Bank as a new member? ठीक है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन से कंट्री को नए मेंबर के रूप में ज्वाइन कराया जा रहा है, उसको अनुमति मिली गई है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल होने की किस देश को मंजूरी मिली हुई है, इसमें पूछा गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अल्जीरिया। सही उत्तर इसका हो जाएगा अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया जो है, अल्जीरिया को ब्रिक्स देशों के जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसमें एज ए न्यू मेंबर के रूप में शामिल होने के लिए अनुमति मिल गई है। और जब ये अल्जीरिया शामिल हो जाएगा तो ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है एनडीबी है, इसमें मेंबर की संख्या 10 हो जाएगी। इसके शामिल होने के बाद में 10 हो जाएगी, अभी 9 है। ठीक है, और अल्जीरिया तीसरी ऐसी अरब कंट्री है जिसने एनबीडी को ज्वाइन किया हुआ है। इससे पहले इजिप्ट और यूएई, इन दोनों ने भी ज्वाइन कर रखा हुआ है एनडीबी को। ब्रिक्स देशों के द्वारा एनडीबी को जो है 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था। 2021 की अगर हम लोग बात करें तो 2021 में इसमें यूएई, बांग्लादेश, ठीक है, यूएई, बांग्लादेश, उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे, ये 3 देश शामिल हुए थे। 2023 में इसमें इजिप्ट आया और अभी 2024 में इसमें अल्जीरिया आ रहा है। ठीक है ना, अल्जीरिया आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 ये हो गए, 6 7 8 9 10, टोटल 10 देश हो गए एनबीडी में। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। एनबीडी के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो शंघाई, चाइना में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) has launched an online tool by which name that allows depositor to track the status of their claims by entering their registered mobile number। क्या कह रहा है क्वेश्चन? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन द्वारा लॉन्च किए गए ऑनलाइन टूल का नाम क्या है जो जमाकर्ताओं को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके उनके दावों की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है ना, तो DICGC ने बेसिकली एक टूल लॉन्च किया हुआ है जो कि डिपॉजिटर्स को उनके स्टेटस को ट्रैक करने का, क्लेम का जो स्टेटस वगैरह है उसको ट्रैक वैक करने का अलाउ करता है। ठीक है ना, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के बाद में। तो वो ऐप जो है, वो टूल जो है, उसका नाम क्या है ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दावा सूचक, ऑप्शन नंबर ए दावा सूचक। क्या हो जाएगा? दावा सूचक जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और DICGC पता नहीं किसकी होली ओन सब्सिडरी है, मैं भूल रहा हूँ, तो ये बता देना आप लोग किसकी होली ओन सब्सिडरी है ये। और ये जो इनिशिएटिव है RBI के, मतलब ये जो दावा सूचक है ये RBI के डिप्टी गवर्नर MD पात्रा जी के द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, दावा सूचक डिपॉजिटर को 1 अप्रैल 2024, ये लाइन जो बोल रहा हूँ सुन लेना ढंग से, नहीं भी समझ में आए तो याद कर लेना। ठीक है ना, ये जो दावा सूचक है, ये दावा सूचक डिपॉजिटर को 1 अप्रैल 2024, ध्यान रखना 1 अप्रैल 2024 बीत चुका है, 1 अप्रैल 2024 के बाद ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शंस AID के तहत रखे गए बैंकों में दावों की स्थिति की जांच करने में सक्षम बनाएगा। इससे पहले जो होगा उसका जांच नहीं कर पाएगा, इसके बाद का ही जांच कर पाएगा, और डीप में नहीं जाएंगे AID वगैरह की, वो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना, तो कुल मिला के ये डेट आप लोग याद रख लेना। ठीक है ना, जो दावा सूचक है इसी डेट के बाद से भी जो है वो मतलब ट्रैक वैक कर पाएगा। ठीक है, और ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which company has recently become the first NBFC to launch the NPCI's eKYC सेतु सिस्टम? हाल ही में कौन सी कंपनी NPCI की eKYC सेतु प्रणाली शुरू करने वाली पहली NBFC बन गई है? क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये पहली NBFC बन रही है। ठीक है ना, NPCI का eKYC सिस्टम eKYC सेतु सिस्टम लॉन्च करने वाली, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। और ये जो है भैया ये गुजरात बेस्ड है। ठीक है ना, ये गुजरात बेस्ड है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। Which payment firm has recently partnered with NPCI भारत बिल पे लिमिटेड
टू लॉन्च इट्स BBPS B2B प्लेटफॉर्म। हाल ही में किस भुगतान फर्म ने NPCI भारत बिल पे लिमिटेड के साथ में अपने BBPS B2B प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर पेमेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वन लाइनर है, इसमें समय बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे क्वेश्चन पढ़ो, यहीं पे पॉज कर लो, देख लो क्या लिखा गया, मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो, याद कर लो, इससे ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की इस क्लास का। हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टेक इज गोइंग टू सोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GICRE थ्रू एन ऑफर फॉर सेल। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वित्त मंत्रालय द्वारा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ऑफर फॉर सेल के माध्यम से कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेची जा रही है। ठीक है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो GIC में अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रहा है ऑफर फॉर सेल के माध्यम से, कितनी हिस्सेदारी बेचने जा रहा है ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 6.78%, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा 6.78%, ऑप्शन नंबर 6.78%, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक, और ये हिस्सेदारी बेचकर सरकार जो है वो 4700 करोड़ रुपए जुटाएगी, लगभग इतना अनुमान है। ठीक है ना, 4700 करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान है। इतना अनुमान क्या है, जुटाएगी ही सरकार ये हिस्सेदारी बेचकर। किस में बेची जा रही है, कितनी बेची जा रही है, ये सब चीज़ें जो हैं आप लोगों को मतलब याद होना चाहिए, ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। आज की क्लास यहीं पर हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। अपडेटेड GDP की PDF ऐप पर ई-बुक वाले सेक्शन में अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ से PDF देख सकते हैं। किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस जरूर होते हैं, तो एक बार पढ़ उसको आप लोग जरूर लीजिएगा। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं।